Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and doing great. Today the topic that we are going to discuss of this unit is half-life and its measurement. स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो डिस्कस किया इस चैप्टर में स्टार्ट से लेके अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि एटम कैसे जनरेट हुआ, न्यूक्लियस क्या है, कैसे हमारे पास कोई न्यूक्लियस स्टेबल होता है, कोई न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है उन एटम्स पे जो स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई करते हैं, वो सब स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई नहीं करते वो सब अनस्टेबल होते हैं। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, हमने ये देखा कि कैसे वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लाने की कोशिश करती हैं बाय द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ओके, सो अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ और इसकी मेजरमेंट्स क्या है। अब हाफ लाइफ का क्या मतलब है? जैसे हाफ का मतलब होता है कि आधा, और लाइफ मतलब जिंदगी, आधी जिंदगी, और उसकी मेजरमेंट मतलब कैसे हम उसकी पैमाइश करेंगे, क्या मतलब है, इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये बहुत ही रैंडम है। रैंडम होने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सैंपल हम ले लें, एक बाउल के अंदर बहुत से एटम ले लें, बहुत से न्यूक्लियाई ले लें, तो अब वो सब अनस्टेबल हों, तो अगर उन्होंने डिके करना है, मतलब उनमें से रेडिएशंस तो एमिट होंगी, तो जो उनके अंदर से जो रेडिएशंस एमिट होंगी ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि कब वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस डिके कर जाएगा। मतलब उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती जाएंगी और वो डिके होता जाएगा, मतलब अपने जितना साइज है उससे हाफ होता जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, हम इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो टाइम कौन सा है, वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम है कि जब एक न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, कंप्लीटली डिके कर जाएगा। अब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो डिके कर सकता है किसी भी टाइम पे भी। वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हमें ये चीज का नहीं पता। तो फिर स्टूडेंट्स, हुआ क्या जब ऐसा प्रॉब्लम सामने आया, तो रदरफोर्ड ने और एक साइंटिस्ट था सोडी, उसने ये कंक्लूड किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, और उस बेस पे जो उसके सामने रिजल्ट्स आए, जो उसने सारी स्टडी की, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिली, उसके अकॉर्डिंग उन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के न्यूक्लियाई को देखा, ऐसा नहीं कि एक ही न्यूक्लियाई के ऊपर उन्होंने ये किया, तो उन्होंने फिर एक लॉ दे दिया। जब उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के न्यूक्लियाई को स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसको हम कहते हैं एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि व्हेन देयर इज अ लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अब देखें उनका लॉ भी एक न्यूक्लियाई के लिए, एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई के लिए नहीं था, ओवरऑल एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के लिए था। उसके ऊपर वो एप्लीकेबल है, किसी अकेले न्यूक्लियाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उन्होंने ये लॉ दिया था कि जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे तो जो रेट ऑफ डिके होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन अ सैंपल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक बाउल में हम ले लेते हैं, न्यूक्लियाई ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, तो जो उनका रेट ऑफ डिके है ना, वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं सैंपल के अंदर। ओके, तो अब जब मैंने आपको बताया कि हम ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कब जो है वो, मतलब उसकी वो कब प्रॉपरली डिके करेगा, तो इसलिए जो ये टाइम है, आपको यहाँ पे भी ये मेंशन है कि जो टाइम है, लाइफ टाइम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वो बहुत अनलिमिटेड होता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए उसके बारे में एक आइडिया दिया गया, उसके डिके रेट के बारे में एक आइडिया दिया गया, और वो आइडिया को हम, उस आइडिया को हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हाफ लाइफ, मतलब आधी जिंदगी। क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत से न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका डिके रेट इतना स्लो है, वो काफी लॉन्ग अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिके करते हैं, तो जितनी हमारी लाइफ भी नहीं है, हमारी लाइफ भी लिमिटेड है। लेकिन ये जो न्यूक्लियाई हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जिन्होंने अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को एमिट करना होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जिस प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है। तो अब जब हमें उसकी प्रॉपर लाइफ टाइम का नहीं पता कि कब तक है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई की लाइफ, तो इसलिए एक आइडिया लिया जाता है उसके डिके रेट के बारे में बाय द टर्म हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, हाफ मतलब आधा। तो ये वो टाइम है ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, जिसमें वो अपनी जो लाइफ है ना
जो वो टाइम जिसमें वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन से हाफ रह जाता है। अगर हमारे पास जो है ना किसी की वैल्यू 16 है, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो 8 रह जाएगी, अगेन हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो 4 रह जाएगी और उसके बाद वो 2 रह जाएगी। इस तरह ये टाइम जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हाफ हो जाता है, अपने ओरिजिनल जो उसका मटेरियल है ना उससे जब वो हाफ हो जाता है, तो इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि ये वो टाइम है, ओके, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जिसमें वो हाफ रह जाता है। तो हम ये अंदाजा हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स, जो जब भी कोई भी एलिमेंट डिके करता है तो वो एक न्यू एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे C14 है, जो कार्बन 14 है, कार्बन का ये आइसोटॉप है 14, ये जब डिके करता है तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ होती है हर एलिमेंट की वो कांस्टेंट होती है। मतलब कि अगर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 डेज है या 1 ईयर आप कह ले, तो हर 1 ईयर के बाद या हर 10 डेज के बाद वो अपनी जितना वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट था वो उससे हाफ रह जाएगा। इट्स लाइक अ क्लॉक कीपिंग परफेक्ट टाइम, ये बिल्कुल एक उस घड़ी की तरह जो टाइम को बिल्कुल परफेक्ट रखती है, ओके। अब हम ये एक एग्जांपल के थ्रू ये देख लेते हैं कि कैसे जो है वो हम यूज करते हैं हाफ लाइफ को ये डिटरमाइन करने के लिए कि रॉक्स की एज क्या है, फॉसिल की क्या है, और अदर जो आर्टिफैक्ट्स हैं, अदर जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, उनकी हाफ लाइफ क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर अभी आपको नजर आ रहा है सारे ब्लॉक्स में, ये C14 है, मतलब ये कार्बन का आइसोटॉप है। अब जब अभी देखें टाइम के अभी कोई हाफ लाइफ उसकी नहीं गुजरी, इट मींस वो 100% है और अभी वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ और टाइम भी अभी कुछ नहीं गुजरा। जैसे जैसे हम देखेंगे कि अभी हमने बिगनिंग में तो हमने ये नोटिस किया कि कोई टाइम नहीं गुजरा, वो 100% मटेरियल है, लेकिन जैसे ही हमारे पास हाफ टाइम पास करेगा, मतलब एक लाइफ उसकी गुजरेगी, तो वो क्या रह गया, पहले 100% था वो 50% रह गया। यानी कि वो जो 50% C14 था वो बाकी 50% कहाँ गया, वो कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन में। ये जो अब आपको अलग से रेड पोर्शन नजर आ रहा है हाफ में, ये क्या है हमारे पास, अब वो जो C14 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, N14 में, नाइट्रोजन में। अब अगेन जब उसकी सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी है तो क्या हुआ, वो 50 का भी हाफ रह गया 25%, और अब बाकी का वो कहाँ गया मटेरियल, वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में। यानी कि एक उसकी जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है, और जब उसको डबल किया जाए तो वो आपके पास कितनी आ जाती है, 11460। ये जो हाफ लाइफ है ये कैलकुलेट की गई है, कुछ अंदाजा लगाया गया है, कुछ ये जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उनके बारे में। अब देखें जब हमारे पास उसकी थर्ड हाफ लाइफ गुजरी है, मतलब अब वो 25 का भी क्या रह गया, हाफ रह गया, यानी कि 12.5 रह गया। और यहाँ पे जितना अब देखें जिस तरह वो डिके करता जा रहा है उस तरह हमारे पास क्या बनता जा रहा है, नाइट्रोजन बनता जा रहा है, ओके। ये थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद सिर्फ इतना ओरिजिनल हमारे पास रह गया और बाकी जितना भी था वो हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट हो गया, N14 में, यानी कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें तो पहले हमारे पास अगर उसका जो क्वांटिटी थी वो 10 ग्राम थी, तो फिर 5 ग्राम रह गई, उसके बाद 2.5 और उसके बाद फिर 1.25 रह गया। मतलब अगर हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ की तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ की, कितनी हाफ लाइफ गुजरी, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कि कितने अब वो रिमेनिंग है। तो जब फर्स्ट हाफ लाइफ थी, देखिए पहले वो 100 था, जब टाइम आपके पास क्या था, जब हाफ लाइफ 0 थी, कुछ भी नहीं था। जब हाफ लाइफ 1 हुई तो उसका सैंपल कितना रह गया, 50। जब सेकंड हाफ लाइफ हुई तो फिर वो कितना रह गया, 25। इस तरह थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो कितना रह गया, 12.5, ओके। सो ये ग्राफ की फॉर्म में भी अगर आपको रिप्रेजेंट करने को कह दिया जाए कि किसी मटेरियल की ये हाफ लाइफ है, आप उसको रिप्रेजेंट करें इसकी फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी हाफ लाइफ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट की हाफ लाइफ एक जैसी हो, कुछ की तो हाफ लाइफ इतनी कम होती है, मे बी वो कुछ सेकंड्स में ही डिके करना स्टार्ट कर दें और कुछ हजारों साल लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, दैट इज इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, रेडियम। रेडियम 226 जो है उसकी हाफ लाइफ 1620 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि हर
1620 साल गुजरने के बाद रेडियम अपने जो ओरिजिनल सैंपल है उससे हाफ रह जाता है। उसके बाद जो बचता है उसके बाद अगेन 1620 ईयर्स गुजरने के बाद वो अगेन उसके भी हाफ रह जाता है। अगर आप ये ग्राफ देखें उसके लिए भी रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियम का भी, तो पहले अगर वो कंप्लीट था बिल्कुल 100% था, तो 1/2 मीन्स फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद मतलब वो कितना रह गया, एक हाफ लाइफ गुजरी यानी कि 1620 साल गुजरे हैं तो वो हाफ रह गया। अगेन जब इतने ही ईयर्स गुजरे हम इनको प्लस कर दें तो 3240 आता है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, वो मजीद 1/4 पार्ट हो जाता है, अगेन 1/8 पार्ट, यानी कि वो पहले जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कार्बन 14 की नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने की, तो पहले वो हाफ रहा, फिर उससे भी कम हो गया, फिर उससे भी कम हो गया। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह 1620 ईयर्स गुजरते जाएंगे ये रेडियम क्या करता जाएगा, जो मटेरियल उसका रहता जाएगा लास्ट टाइम जो वो ओरिजिनल उसका रेट होगा वो उससे हाफ क्या करता जाएगा, डिके करता जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स हमें कंफर्म नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कब डिके करेगा प्रॉपरली, इसीलिए हाफ लाइफ का जो है वो टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया कि कैसे जो है वो एक मटेरियल जो है एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लाई जो है वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, डिके करता है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के अगर हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की T1/2 है, T1/2 मींस अगर हमने उसको रिप्रेजेंट किया कि उसकी हाफ लाइफ को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T लिख के 1/2, तो एट द एंड ऑफ दिस टाइम, तो इस टाइम के एंड में वो सैंपल कितना रह जाएगा, 1/2 यानी कि हाफ रह जाएगा। इस तरह जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी, देखें T1/2 के साथ 2 लगा दिया है, 2 का मतलब है सेकंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें 1/2 का भी स्केयर ले लें तो वो 1/4 हो जाएगा, मतलब कि वो हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो 1/4 रह गया। और अब थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद अगेन हम 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो वो 1/2 का क्यूब बन जाता है और वो 1/8 रह जाता है, मतलब फर्दर वो कम होता जा रहा है। और इस तरह अब हमें नहीं पता कि किसी एक ये जो जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी वो कितनी उसकी हाफ लाइफ, कितनी लाइफ गुजरने के बाद वो डिके करेगा। तो इसलिए हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि अगर एट द एंड ऑफ टी हाफ लाइफ, अब टी हाफ लाइफ हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता कि वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो कौन सी हाफ लाइफ होगी। तो अगर एट द एंड ऑफ टी हाफ लाइफ वो एलिमेंट हमारे पास फिर कितना रह जाएगा, 1/2 टी रह जाएगा। ओके, तो इट मीन्स हमारे पास अगर NO जो है N0 ओरिजिनल नंबर थे किसी एटम्स के इन द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हमने सैंपल लिया है उसके अंदर अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स N0 थे, तो आफ्टर टी हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या होगा, वो जो एटम उस सैंपल में रह जाएंगे उसको हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि ये हमारे पास एक रिलेशन दे दिया गया है ताकि हम इजिली हाफ लाइफ को फाइंड कर सकें, या अगर हमें हाफ लाइफ पता हो तो हमें ये पता चल जाए कि वो अभी कितना डिके कर चुका है। तो रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स 1 मल्टीप्लाई 1/2 एक्सपोनेंशियल टी, यानी कि अगर हमारे पास रिमेनिंग एटम्स n हो और ओरिजिनल को O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, सो हमने NO को ओरिजिनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया, n हमारे पास रिमेनिंग है मल्टीप्लाई 1/2। ये एक रिलेशन हमें दे दिया गया क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको इस चैप्टर के इस लेक्चर के जो आपके पास जब हमने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था, तो मैंने स्टार्ट में आपको ये बात कही थी कि ये जो प्रोसेस है ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। ये बिल्कुल इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है या कैसा रिएक्शन हो रहा है, ना ही इसके ऊपर किसी फिजिकल चेंज का कोई इफेक्ट पड़ता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्रेशर को कम कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर दें, ये इस चीज पे बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती कि रेडिएशंस कैसे एमिट हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेडिएशन ज्यादा हो जाएंगी तो जल्दी डिके कर जाएगा एलिमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल कंडीशन, एनी केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शंस। ओके, so students, this is all about half life. I hope you got it very well. Now we will discuss the example that are related to this topic. First example is example 18.2. This example is the activity of a sample of a radioactive bismuth decreases to 1/8 of its original activity in 15 days. Calculate the half life of sample.
अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने ये एक ही रिलेशन पढ़ा है जो हाफ लाइफ से रिलेटेड है, और बाकी भी और कोई रिलेशन नहीं है इसमें, सिर्फ जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म एक यही दी गई है, एक यही रिलेशन हमें दिया गया। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल हैं। अब इस एग्जांपल में आपको क्या कहा गया कि एक रेडियो एक्टिव बिस्मथ जो है वो डिक्रीज हो गया 1/8 ऑफ इस ओरिजिनल एक्टिविटी, यानी कि पहले वो ओरिजिनल, अब हमें नहीं पता कि उसके ओरिजिनल नंबर कितने थे, लेकिन अब वो क्या रह चुका है, अपने ओरिजिनल से 1/8 रह चुका है। ठीक है, तो और उसको 1/8 तक डिक्रीज होने में टाइम कितना लगा, 15 डेज लगे। तो आपने उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। अब हमें कैसे पता चले कि उसकी हाफ लाइफ क्या है, तो जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया था टॉपिक में, अगर हम t1/2 को उसकी हाफ लाइफ से रिप्रेजेंट करें, और अगर हम a नॉट ले लें, या जैसे आपको रिलेशन में n नॉट दिया गया, आप n नॉट ओरिजिनल एक्टिविटी ले लें सैंपल की, इट डजंट मैटर कि यहाँ पे a लिखा है तो आपने जस्ट a ही लेना है, आप n नहीं ले सकते, आप n ले लें, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे n नॉट लेते हैं तो इट्स ओके। तो अगर हम t1/2 को हाफ लाइफ से रिप्रेजेंट करें और a नॉट को उसकी ओरिजिनल एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करें, तो आफ्टर टाइम t1/2, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो ओरिजिनल से क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। और जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो कितना रह जाएगा, a/4, मतलब कि पहले वो हाफ हो गया था, वो अब उसका भी हाफ हो गया। और जब हम थर्ड हाफ लाइफ को देखते हैं, थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो एक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी a0/8। अब देखिए, हमें उन्होंने यही कहा था कि हमने ये फाइंड करनी है, उसकी हाफ लाइफ फाइंड करनी है, अगर वो अपने ओरिजिनल से 1/8 में पहुंच चुका है, कितने दिनों में, 15 डेज में। तो देखिए, यानी कि 3 हाफ लाइफ उसको लगी हैं, मतलब उसको अपने ओरिजिनल से 1/8 एक्टिविटी तक ड्रॉप होने में, उस एक्टिविटी को ड्रॉप होने में 1/8 तक कितनी हाफ लाइफ लगी है, 3 हाफ लाइफ, यानी कि 3 दफा वो अपने इस प्रोसेस से गुजरा है और वो 1/8 रह गया। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 3t1/2 इज इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आ जाता है 5, यानी कि 5 डेज। मतलब 15 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि 15 डेज में वो यहाँ तक आया, तो हाफ लाइफ बताएं, यानी कि एक हाफ लाइफ बताएं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 15 जो है वो टोटल डेज है जिसमें वो 1/8 में पहुंचा, तो अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है 5। इट मींस द हाफ लाइफ ऑफ दिस सैंपल इज 5 डेज। हर 5 डेज के बाद वो अपनी एक्टिविटी से, पहली हाफ लाइफ के बाद वो हाफ रह गया, अगली हाफ लाइफ के बाद वो उसके भी हाफ रह गया, और फिर वो 1/8 पार्ट में चला गया। ओके, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल भी है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ 40 मिनट है। अब हमें हाफ लाइफ दे दी गई है। अब उसका जो इनिशियल रेट है वो 1000 है पर मिनट। मतलब इनिशियली जब हमने उसको काउंट किया ना, काउंट रेट उसका देखा कि मतलब प्रेजेंट कंडीशन उसकी भी कितनी है हमारे पास, तो 1000 था पर मिनट। तो कितना टाइम उसको लगेगा ड्रॉप होने में, 250 पर मिनट, 125 पर मिनट। ये दो आंसर्स हमने बताने हैं कि 250 पर मिनट होने में से कितना टाइम लगेगा और 125 पर मिनट उसे होने में कितना टाइम लगेगा। और ये चीज हमने कैलकुलेट करके जस्ट इसको फिर ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करके बताना है कि हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर आप सोल्यूशन इसका देखें तो इनिशियल काउंट रेट 1000 है और उसकी हाफ लाइफ क्या है 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट गुजरने के बाद वो 500 रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। अगेन जब 40 मिनट गुजरेंगे तो वो 250 रह जाएगा। अब देखिए, पहला पार्ट हमने फाइंड ये करना था कि 250 वो कब ड्रॉप करेगा, यानी कि वो हमारे पास 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने पे चला गया, 250 पे चला गया। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ये जो हमने छोटा सा साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आफ्टर 2 हाफ लाइफ वो कितना पहुंच गया, वो 1000 से डिक्रीज होकर 250 पर मिनट पे चला गया। तो 2 हाफ लाइफ को अगर हम काउंट करें तो इट मींस 80 मिनट उसको लगे हैं। 80 मिनट में वो कहां तक पहुंच गया, 250 में पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि 125 में वो कब पहुंचेगा। तो अगेन जब वो अगेन उसकी 40 मिनट हाफ लाइफ गुजरेंगे तो इट विल बिकम 125। अगर हम 250 का हाफ लें तो वो कितना आता है, 125। इट मींस 125 तक आने में उसको 1 2 3 हाफ लाइफ से वो गुजर के आया। तो अगर हम 3 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो इट मींस 120 मिनट लगे उसको, जो 2 घंटे के बराबर है। 120 मिनट में वो
125 तक आके ड्रॉप हो गया, इतनी उसकी क्वांटिटी हो गई है। अब अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम टाइम को ले लेते हैं, वाई एक्सिस में हम उसका काउंट रेट ले लेते हैं पर मिनट। हमें पर सेकंड के हवाले से भी दिया जा सकता है, हमें पर आवर के हवाले से भी दिया जा सकता है, तो इसलिए आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इस साइड पे हम सारा काउंट रेट लेते हैं, 0, 200, 400, 600, 800, 1000। अगर आप चाहें तो इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको ये दी हुई है 1000, 500, 250, 125, आप उस तरह भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये कि आप इस फॉर्म में ले लें, 2 to 100 के फर्क से आप यहाँ पे रीडिंग ले लें ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। लेकिन जब t 1/2 गुजरी तो वो कितना रह गया, 500। अब और 500, 400 और 600 के दरमियान में आता है। तो इस तरह आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे और बाद में आप इस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आहिस्ता 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 क्या हुआ, डिक्रीज होता गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल्स थी 18.2 एंड 18.3 that was related to the topic of half life and its measurement, and you know all the numericals are related to this topic. Okay, inshallah we will do all these numericals at the end of this chapter, and I hope you got this whole topic very well. And if you have any query, you can ask me anytime. So, thank you. Allah Hafiz and stay safe.